गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे और हमारी दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें। मेरा नाम है रहमान अनवर। मैं हूं मोहम्मद और मैं मुजफ्फर इकबाल। और आज हम देखने जा रहे हैं भाई नितिन जी पर एक वीडियो है, नितिन गडकरी द फ्यूचर मैन ऑफ इंडिया। तो देखते हैं भाई वीडियो। तो अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कमेंट में अपनी राय के साथ ज़रूर कीजिएगा। करते हैं वीडियो स्टार्ट और देखते हैं। स्टडी IQ IAS अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नितिन गडकरी, द इंफ्रास्ट्रक्चर मैन ऑफ इंडिया। वेलकम टू स्टडी IQ। मेरा नाम है आदेश सिंह। वो कहते हैं ना कि किसी भी देश का विकास उसकी सड़कों पर दिखता है। सड़कें ही उस देश की धमनियां होती हैं जो उसके विकास को आगे बढ़ाती हैं। भारत में सड़कों का निर्माण रिकॉर्ड रफ्तार से हो रहा है। देश के इतिहास में इससे पहले इतनी तेजी से सड़कों का निर्माण नहीं हुआ। भारत में सड़कों के निर्माण को लेकर अमेरिकी रिपोर्ट भी सामने आ चुकी है। इसमें दावा किया गया है कि भारत में 65 साल में जितने नेशनल हाईवे के निर्माण हुए उससे कहीं ज्यादा 2025 में बनकर तैयार हो जाएंगे। ये विकास के पथ पर तेजी से आगे बढ़ते भारत के उज्जवल भविष्य को दर्शाता है। देश में सड़कों से लेकर हाईवे और एक्सप्रेसवे का जाल बिछाने का श्रेय केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी को जाता है। हमने अक्सर देखा है कि सभी राजनीतिक पार्टियों के नेता एक दूसरे की कमियां गिनाते रहते हैं, लेकिन सियासी मैदान में नितिन गडकरी जैसे भी कुछ नेता हैं जिनकी वाहवाही न सिर्फ अपनी पार्टी के नेता करते हैं बल्कि विपक्षी पार्टी के नेता भी करते हैं। दोस्तों, नितिन गडकरी जितने फेमस अपने काम को लेकर हैं उतने ही फेमस अपने बेबाक बयानों को लेकर भी। वो देश के मौजूदा परिदृश्य पर सवाल खड़े करने से कभी पीछे नहीं हटते। उन्होंने कई बार अपनी सरकार के कामकाज पर भी कटाक्ष किए हैं। तो चलिए जानते हैं नितिन गडकरी के जीवन के इस अद्भुत सफर के बारे में। जर्नी फ्रॉम चाइल्डहुड टू यूथ लीडर। दोस्तों, नितिन जयराम गडकरी का जन्म 27 मई 1957 को महाराष्ट्र के नागपुर डिस्ट्रिक्ट में एक साधारण देशस्थ ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उनकी माता का नाम भानुमति और पिता का नाम जयराम रामचंद्र गडकरी है। इनका परिवार महल नामक जगह पर पुराने नागपुर इलाके में रहता था जो RSS मुख्यालय के करीब था। नितिन गडकरी का परिवार आर्थिक रूप से इतना सशक्त नहीं था, जिसकी वजह से उन्हें काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। अपने भाषणों और साक्षात्कारों में गडकरी अक्सर अपनी मां को अपना प्रेरणा स्रोत बताते रहते हैं। नितिन गडकरी 5 साल की उम्र से ही अपनी मां के साथ RSS की बैठकों में जाया करते थे। इनका पूरा परिवार ही संघ के रंग में डूबा हुआ था, इसलिए इनका पालन पोषण ऐसे ही माहौल में हुआ। गडकरी न तो स्कूल और न ही कॉलेज में अधिक मेधावी छात्र रहे। वे कम उम्र में ही राजनीतिक रूप से सक्रिय हुए और संघ की छात्र शाखा ABVP यानी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में शामिल हो गए। नागपुर के GS कॉलेज ऑफ कॉमर्स एंड इकोनॉमिक्स से स्नातक की डिग्री प्राप्त करने के बाद उन्होंने नागपुर यूनिवर्सिटी में लॉ कॉलेज ज्वाइन कर लिया। उन्होंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि ABVP चाहता था कि वे राजनीति में अपनी सक्रियता बनाए रखें। जहां पहले संघ खुले तौर पर राजनीतिक काम से परहेज करता था, वहीं 70 के शुरुआती दौर में मधुकर दत्तात्रेय देवरस के नए नेतृत्व में संघ भी राजनीति में सक्रिय हो गया। जयप्रकाश नारायण के इंदिरा गांधी के खिलाफ आंदोलन में संघ ने स्वयं को पूरी तरह से झोंक दिया था। गडकरी इसी दौरान परिपक्व हो रहे थे। संघ और उनकी राजनीतिक यात्रा लगभग एक साथ शुरू होती है। अन्य BJP नेताओं की तरह गडकरी भी इमरजेंसी के दौरान अपनी भागीदारी के किस्से बड़े चाव से याद करते हैं। गडकरी के पुराने साथी अनिल सोनी, जो उनसे कॉलेज में 2 साल पीछे भी थे, बताते हैं कि 1977 में इमरजेंसी हटने के बाद छात्र चुनाव दोबारा हुए, जिसमें गडकरी ने प्रेसिडेंट पद के लिए चुनाव लड़ा। बाद में गडकरी ने एक इंटरव्यू में कहा कि वो इसमें गडकरी ने एक इंटरव्यू हार गए थे। 1980 में BJP के गठन के बाद गडकरी ने इसका युवा मंच भारतीय जनता युवा मोर्चा ज्वाइन कर लिया और इसकी नागपुर शाखा के प्रेसिडेंट बन गए। उसके बाद उन्हें BJP की नागपुर शाखा का सचिव भी नियुक्त किया गया। गडकरी अपने दोस्त के साथ मिलकर एक साधारण सी फर्नीचर की दुकान भी चलाते थे और इसी दौरान 1984 में इनकी शादी भी हो गई। 1985 में गडकरी ने नागपुर वेस्ट से महाराष्ट्र विधानसभा के लिए चुनाव लड़ा, जो BJP के लिए चुनावी कब्रगाह मानी जाती थी और जैसा कि सभी को उम्मीद थी, वो यहाँ पर बहुत बुरी तरह से हार गए। उसके बाद उन्होंने फिर कभी विधानसभा चुनाव नहीं लड़ा। इन शुरुआती सालों में गडकरी की राजनीतिक शिक्षा भारतीय जनसंघ के नेता और महाराष्ट्र के वर्तमान मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के पिता गंगाधर राव फडणवीस की छत्र छाया में हुई।
1987 में विधान परिषद के सदस्य रहते हुए गंगाधर राव फडणवीस का कैंसर की बीमारी से देहांत हो गया। पार्टी ने गडकरी को उस खाली सीट के लिए नागपुर डिवीजन की ग्रेजुएट निर्वाचन क्षेत्र के प्रतिनिधि के रूप में चुनाव में उतारने का फैसला किया। उन्होंने ये सीट 31 साल की उम्र में 1989 में जीती और विधान परिषद के सबसे युवा सदस्य बने, जिसके बाद वो अगले 20 सालों तक विधान परिषद के सदस्य बने रहे। इसके बाद 1995 में बीजेपी और शिवसेना के गठबंधन ने वो कर दिखाया जिसकी कल्पना भी नहीं की जा रही थी। उन्होंने मिलकर कांग्रेस को हरा दिया और महाराष्ट्र में सत्ता हासिल कर ली, जिसके बाद मनोहर जोशी को महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के रूप में चुना गया। हालांकि गडकरी विदर्भ क्षेत्र के सबसे गणमान्य नेताओं में से थे, फिर भी पार्टी कांग्रेस प्रभुत्व वाले इस इलाके से केवल एक सीट निकाल पाई। इसका नतीजा ये हुआ कि उन्हें गठबंधन वाली सरकार में मंत्रियों की सूची में शामिल नहीं किया गया, लेकिन आरएसएस ने नितिन गडकरी को मंत्री बनाए जाने का पूरा समर्थन किया, क्योंकि वो संघ की कसौटी पर खरे उतरते थे। एक तरह से कहा जा सकता है कि गडकरी आरएसएस के लाडले संघ सेवक थे, जिसके लिए संघ ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया। संघ उस समय के बीजेपी अध्यक्ष लाल कृष्ण आडवाणी को मजबूर करने में सफल रहा कि वे गडकरी के दावे का समर्थन करें। 1996 में गडकरी को लोक निर्माण कार्य विभाग मंत्री नियुक्त किया गया और नागपुर का गार्डियन मंत्री भी बना दिया गया। हालांकि गडकरी असल में केवल ऊर्जा मंत्री बनना चाहते थे, क्योंकि निर्माण कार्य विभाग लो प्रोफाइल मंत्रालय था और अयोग्यता और भ्रष्टाचार के लिए बदनाम था। गडकरी इस मौके को किसी बड़े काम को करने के लिए स्प्रिंग बोर्ड की तरह इस्तेमाल करना चाहते थे और उन्हें यह मौका जल्द ही मिला, क्योंकि बीजेपी शिवसेना गठबंधन अपनी साख को चमकाने के लिए मुंबई में 55 फ्लाईओवर और मुंबई और पुणे को जोड़ने वाला 6 लेन का एक्सप्रेसवे, जो इन दो शहरों की दूरी तय करने में लगने वाले समय को काटकर आधा कर दे, बनाना चाहता था। हालांकि एक्सप्रेसवे की परिकल्पना शरद पवार के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार ने की थी, लेकिन उन्होंने इस प्रोजेक्ट को कभी शुरू नहीं किया। 1998 में आउटलुक पत्रिका के अनुसार कांग्रेस इस प्रोजेक्ट को हाथ में लेने से इसलिए हिचक रही थी क्योंकि इसके चलते रास्ते में पड़ने वाले लोगों को बेदखल करना पड़ता, जिसके बाद बतौर मंत्री एक्सप्रेसवे और फ्लाईओवर परियोजनाओं की देखरेख की जिम्मेदारी गडकरी को सौंप दी गई, जिसके बाद गडकरी ने महज 2 साल में मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे का निर्माण पूरा कर दिखाया। उन्होंने 4 साल के कार्यकाल में महाराष्ट्र में सड़कों और एक्सप्रेसवे का जाल बिछा दिया। उनके काम ने हर किसी को तालियां बजाने पर मजबूर कर दिया। सड़कों को लेकर नितिन गडकरी के इस जुनून को देखकर शिवसेना संस्थापक बाला साहेब ठाकरे भी दंग रह गए। उस वक्त बाला साहेब ठाकरे ने ही गडकरी को रोडकरी नाम दिया था। गडकरी ये कहते हुए भी कभी नहीं थकते कि जब वे लोक निर्माण कार्य विभाग मंत्री थे, तब उन्होंने 4 सालों में असंभव सा दिखने वाला काम कर दिखाया। अपनी किताब इंडिया एस्पायर्स रीडिफाइनिंग पॉलिटिक्स ऑफ डेवलपमेंट में वो लिखते हैं, इन परियोजनाओं ने समूचे देश के लिए एक मिसाल कायम की। इसमें देश के सभी नौकरशाहों के लिए साफ संदेश था कि ईमानदारी और इच्छा शक्ति हो तो रास्ते की हर अड़चन दूर की जा सकती है। 1999 में बीजेपी शिवसेना गठबंधन राज्य विधानसभा का चुनाव हार गई और सत्ता कांग्रेस और शरद पवार के नेतृत्व वाली एनसीपी के हाथों में चली गई, लेकिन गडकरी विधान परिषद में विपक्ष के नेता चुन लिए गए। इसी दौरान तत्कालीन प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी ने नितिन गडकरी की स्किल को पहचानते हुए उन्हें इंडिया की इंफ्रास्ट्रक्चर कमेटी का इंचार्ज बनाया। उन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी के ड्रीम गोल्डन क्वाड्रिलैटरल प्रोजेक्ट एंड प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना को लीड किया। वो 2004 में महाराष्ट्र में बीजेपी के स्टेट प्रेसिडेंट भी चुने गए। आप उनकी काबिलियत का अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि उस वक्त महाराष्ट्र में प्रमोद महाजन और गोपीनाथ मुंडे जैसे बीजेपी के कद्दावर नेता थे, लेकिन अध्यक्ष पद पर नितिन गडकरी की ही ताजपोशी हुई। आरएसएस का चहेता होने और सेंटर में भी पार्टी में गहरी पकड़ होने की वजह से उन्हें यह पद मिला। इसके बाद 2009 और 2013 के बीच वो पार्टी प्रेसिडेंट थे। उस वक्त वो बीजेपी के सबसे युवा प्रेसिडेंट थे। पार्टी के भीतर उनकी पकड़ का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि बीजेपी ने उन्हें दोबारा प्रेसिडेंट बनाने के लिए अपने संविधान को बदल दिया था। हालांकि पूर्ति स्कैम में आरोप लगने के कारण वो दूसरी बार बीजेपी प्रेसिडेंट नहीं बन पाए। दरअसल तब इंडिया अगेंस्ट करप्शन के लिए भूषण और अरविंद केजरीवाल ने नितिन गडकरी की कंपनी पूर्ति पावर और शुगर लिमिटेड पर गलत तरीके से फाइनेंस हासिल करने का आरोप लगाया। हालांकि बाद में ये आरोप गलत साबित हुए और केजरीवाल को गडकरी से पब्लिकली माफी मांगनी पड़ी। इसके बाद कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने भी 2012 में गडकरी पर यह आरोप लगाया था कि गडकरी का अजय संचेती के साथ कमर्शियल रिलेशन है और इसी के चलते अजय को कोल ब्लॉक एलोकेशन में 450 करोड़ का फायदा पहुंचाया गया, जिसके बाद गडकरी ने
दिग्विजय पर डेफेमेशन का केस कर दिया और दिग्विजय ने इसे पॉलिटिकल हीट में दिया गया स्टेटमेंट करार दिया। हालांकि इन सब आरोपों की वजह से बीजेपी और संघ के भीतर गडकरी के लिए समर्थन को झटका लगा। इतना सब होने के बावजूद भागवत और वैद्य उनकी तरफदारी करते रहे। कुछ पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स का कहना है कि 2014 में नितिन गडकरी बीजेपी की तरफ से प्राइम मिनिस्टर फेस की रेस में आगे थे, लेकिन बाद में नरेंद्र मोदी ने उनके सपनों पर पानी फेर दिया। उसके बाद 2014 में हुए लोकसभा इलेक्शन में नितिन गडकरी ने नागपुर लोकसभा सीट से इलेक्शन लड़ा और जीत दर्ज की। सालों से नागपुर पर किसी और व्यक्ति का ऐसा प्रभाव नहीं देखा गया जितना उनका देखा गया। ये इस बात का भी सबूत था कि इतने छोटे बड़े विवादों में उलझने के बावजूद उनके रुतबे में जरा सी भी आंच नहीं आई। इस इलेक्शन में गडकरी ने 2,85,000 वोट के इंप्रेसिव मार्जिन से जीत हासिल की थी। इस जीत के बाद उन्हें नरेंद्र मोदी के कैबिनेट मिनिस्टर की लिस्ट में शामिल कर लिया गया। गडकरी के कई साथियों ने बताया कि गडकरी उम्मीद कर रहे थे कि नई सरकार में वो रेलवे, सड़क परिवहन और जहाजरानी तीनों ही मंत्रालय उनके अंडर होंगे और वो परिवहन के सरताज कहलाएंगे। हालांकि अपने मनमाफिक उन्हें रेलवे मंत्रालय न मिलकर केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मिला। इसके बाद उन्होंने दिल्ली का रुख किया। दिल्ली आते ही वो तुरंत अपने काम में जुट गए। महाराष्ट्र में लोक निर्माण कार्य का अनुभव होने के कारण उन्हें पता था कि भारत का सड़क निर्माण कैसे काम करता है। चलिए जानते हैं उन्होंने कैसे बदली भारत की सड़कों की तस्वीर। हाउ नितिन गडकरी चेंज्ड द पिक्चर ऑफ इंडिया। दोस्तों, केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा लगातार विकास के प्रयास किए जा रहे हैं। इसी प्रयास में चार चांद लगाते हैं नितिन गडकरी। नितिन गडकरी बुलेट की जिस रफ्तार से देश में सड़कें बना रहे हैं, उससे दुनिया में कई रिकॉर्ड बन गए। 8 साल के भीतर जिस तेजी से सड़कों का निर्माण हुआ है, उसको लेकर गडकरी को स्पाइडरमैन और विकास पुरुष जैसे नामों की उपाधि भी दी गई है। देश में तेजी से हो रहे सड़कों के निर्माण के पीछे नितिन गडकरी ने नीतियों में बदलाव को अहम बताया। आज अपने काम से पहचान बनाने वाले मोदी सरकार के मंत्री नितिन गडकरी भारत की सीमा से लगते देशों पर भी तेजी से सड़कों का निर्माण कर रहे हैं। चीन, पाकिस्तान से सटे सीमाओं पर भारत तेजी से कनेक्टिविटी बढ़ा रहा है। हाल ही में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने दावा किया कि हम देश की सड़कों को 2024 तक अमेरिका के बराबर ला देंगे। 60 किलोमीटर के दायरे में सिर्फ एक टोल प्लाजा होगा। गडकरी का मानना है कि अच्छी सड़क से ही देश की अर्थव्यवस्था समृद्ध हो सकती है। उन्होंने कहा कि रोड इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत किए बिना हम विकास की परिकल्पना नहीं कर सकते। आज राजमार्ग कनेक्टिविटी और सड़क बुनियादी ढांचे में सुधार का ही नतीजा है कि देश की राजधानी दिल्ली से कई शहरों की दूरी अब सिर्फ 2 घंटों में तय की जाती है। इसके अलावा देश में बढ़ती ट्रैफिक की समस्या को कम करने के लिए केंद्रीय परिवहन मंत्रालय ग्रीन एक्सप्रेस हाईवे तैयार करने पर जोर दे रहे हैं। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के आदेश पर 42 ग्रीन एक्सप्रेसवे हाईवे का निर्माण किया जा रहा है। सड़क निर्माण के क्षेत्र में परिवहन विभाग ने 4 विश्व रिकॉर्ड बनाए हैं। रोजाना 38 किलोमीटर सड़क का निर्माण, 21 घंटे में 16 किलोमीटर सड़क बनाना, 24 घंटे में 2.5 किलोमीटर का 4 लेन की सड़क बनाना, 2, 3 या 4 लेन सड़क बनाने में 1 किलोमीटर को गिना जाना भी शामिल है। इसके साथ ही नेशनल हाईवे के प्रतिदिन विस्तार में 3 गुना बढ़ोतरी हो रही है। केंद्र में मोदी सरकार के आने से देश में एक्सप्रेसवे के निर्माण में काफी तेजी आई है। अगर पिछले 8 वर्षों में देश भर में राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण पर नजर डालें तो पता चलेगा कि देश में सड़क निर्माण की प्रगति पहले से 3 गुना बढ़ी है। 2013-14 में राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई 91,287 किलोमीटर थी। वो 2020-21 में बढ़कर 1,41,345 किलोमीटर पहुंच गई। 2013-14 में प्रतिदिन 12 किलोमीटर नेशनल हाईवे का निर्माण होता था, वहीं 2020-21 में 38 किलोमीटर होने लगा। यूपीए सरकार की तुलना में सड़क निर्माण में 3 गुना बढ़ोतरी हुई। ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट के तहत मोदी सरकार ने कई दिनों के रास्तों की दूरी को घंटों में समेट दिया। देश के बड़े बड़े एक्सप्रेसवे लोगों की यात्रा के समय को कम कर रहे हैं। साथ ही बिजनेस के लिए भी ये एक्सप्रेसवे काफी अहम है। देश के विकास को रफ्तार देते ये एक्सप्रेसवे नितिन गडकरी और मोदी सरकार की बड़ी उपलब्धियों में से एक है। गडकरी भारतमाला प्रोजेक्ट के तहत एक्सप्रेसवे बनाने पर सबसे ज्यादा जोर दे रहे हैं। दूसरे चरण में सरकार ने कुल 3,000 किलोमीटर एक्सप्रेसवे और 4,000 किलोमीटर ग्रीनफील्ड हाईवे बनाने का लक्ष्य रखा है। नई योजना के तहत इंदौर मुंबई, बेंगलुरु पुणे, वाराणसी रांची कोलकाता और चेन्नई त्रिची के बीच एक्सप्रेसवे बनाने का प्रस्ताव है। इसके साथ ही ग्रीनफील्ड हाईवे योजना के तहत
झांसी से रायपुर, सोलापुर से बेलगांव, गोरखपुर से बरेली, पटना से राउरकेला और वाराणसी से गोरखपुर के बीच 2024 में नए राजमार्ग बनाए जाएंगे। दिल्ली और एनसीआर में सरकार लगातार एक्सप्रेसवे बना रही है। इसमें सबसे बड़ा एक्सप्रेसवे है दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे। 8 लेन में बने दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे को 1 लाख करोड़ की लागत से बनाया गया है। इसे मार्च 2023 में देश की जनता के लिए खोला जा सकता है। ये एक्सप्रेसवे देश का सबसे बड़ा एक्सप्रेसवे होगा। ये एक्सप्रेसवे दिल्ली मुंबई जैसे 2 महानगरों के बीच की 1382 किलोमीटर के 24 घंटों के यात्रा समय को 12 घंटे तक कर देगा। दूसरा है दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेसवे, जो 650 किलोमीटर लंबा एक्सप्रेसवे है। ये दिल्ली में बहादुरगढ़ सीमा से होकर जम्मू कश्मीर में कटरा तक जाता है। 650 किलोमीटर के इस 4 लेन एक्सप्रेसवे से धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, क्योंकि ये हिंदुओं और सिखों के 2 पवित्र स्थलों माता वैष्णो देवी मंदिर और स्वर्ण मंदिर को जोड़ता है। बता दें कि इसके बनने की लागत 25,000 करोड़ रुपए है। तीसरा है नागपुर मुंबई एक्सप्रेसवे, 6 लेन और 701 किलोमीटर लंबा एक्सप्रेसवे मुंबई और नागपुर को जोड़ता है। इस एक्सप्रेसवे को 55,000 करोड़ रुपए की लागत से बनाया जा रहा है, जो दोनों शहरों के 16 घंटों की यात्रा समय को 8 घंटे कर देगा। इसे हिंदू हृदय सम्राट बाला साहेब ठाकरे महाराष्ट्र समृद्धि महामार्ग भी कहा जाता है। चौथा सबसे बड़ा एक्सप्रेसवे है पूर्वांचल एक्सप्रेसवे। ये एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ को गाजीपुर बलिया से जोड़ता है। अक्टूबर 2018 में शुरू हुआ ये एक्सप्रेसवे भारतीय वायुसेना के विमानों की इमरजेंसी लैंडिंग करवाने में सक्षम है। इस एक्सप्रेसवे के उद्घाटन में वायुसेना के 30 फाइटर प्लेन उतारे गए। इस एक्सप्रेसवे की लंबाई 340.9 किलोमीटर है। इसे 22,494 करोड़ की लागत से बनवाया गया है। भारत का छठा सबसे बड़ा एक्सप्रेसवे है बेंगलुरु मैसूरू एक्सप्रेसवे। ये एक्सप्रेसवे 8,000 करोड़ रुपए की लागत से बनाया जा रहा है। इसे भारत माला परियोजना के तहत बनाया जा रहा है। पहले इस एक्सप्रेसवे की शुरुआत 2022 में होनी थी, लेकिन कोरोना के कारण इसके काम में देरी हुई। ये एक्सप्रेसवे बेंगलुरु से मैसूरू के बीच की दूरी के ट्रैवल टाइम को 3 घंटे से घटाकर 1.5 घंटे तक कर देगा। इसके साथ ही बेंगलुरु चेन्नई एक्सप्रेसवे साउथ इंडिया में एक प्रमुख आगामी एक्सप्रेसवे है। इसके अलावा गंगा एक्सप्रेसवे बनने वाला है। ये एक 6 लेन का एक्सप्रेसवे है, जो मेरठ में NH334 को NH2 प्रयागराज बाईपास से जोड़ेगा। ये एक्सप्रेसवे मेरठ और प्रयागराज के बीच यात्रा के समय को 12 घंटे से घटाकर 6 घंटे कर देगा। 40 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाला ये एक्सप्रेसवे भारत का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे होगा। इसके अलावा सरकार 20,000 गांवों को भी शहरों से लिंक कर रही है। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री गडकरी का मानना है कि गांवों के विकास से ही देश का विकास संभव है। गांव में PMGSY यानी प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत रिकॉर्ड स्तर पर सड़कें बनाई गई। दोस्तों, नितिन गडकरी सिर्फ एक्सप्रेसवे, हाईवे या सिंगल डबल सड़कें ही नहीं बना रहे, वो अर्बन एक्सप्रेसवे तैयार करने पर भी जोर दे रहे हैं। दिल्ली में बन रहा द्वारका एक्सप्रेसवे भारत का पहला और एडवांस्ड अर्बन एक्सप्रेसवे होगा। इस पर 4 मल्टी लेवल इंटरचेंज बनाए जा रहे हैं, जिसमें टनल, अंडरपास, एलिवेटेड फ्लाईओवर और फ्लाईओवर के ऊपर फ्लाईओवर सब शामिल होंगे। सबसे खास बात यह है कि ये ऐसा पहला एक्सप्रेसवे है जिसे बनाने में 2 लाख मेट्रिक टन स्टील का इस्तेमाल किया जा रहा है। नितिन गडकरी देश के हर गांव को हाईवे से जोड़ने के साथ साथ पर्यावरण संरक्षण पर भी काम कर रहे हैं। नितिन गडकरी पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए बिना कचरे के इस्तेमाल से सड़क बनाने की तकनीक को अपनाने के बारे में सोच रहे हैं। भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए वो लगातार प्रयासरत हैं। नितिन गडकरी ने 2030 तक भारत की सड़कों पर 2 करोड़ इलेक्ट्रिक वाहनों को उतारने की परिकल्पना की है। हाल ही में मोबिलिटी कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री गडकरी ने कहा कि ई मोबिलिटी में बड़ी क्षमता है और इकोलॉजी और पर्यावरण को बचाने के लिए निवेशकों को निवेश के लिए आगे आना चाहिए। भारतीय सड़कों पर इलेक्ट्रिक वाहनों के दौड़ने से न केवल प्रदूषण कम होगा, बल्कि बड़ी संख्या में लोगों को रोजगार मिलेगा। उनका कहना है कि उनकी ये पहल भारत को आत्मनिर्भर बनाने में मदद करेगी। दोस्तों, नितिन गडकरी जितना अपने काम को लेकर चर्चा में रहते हैं, उतना ही वो अपने विचारों को लेकर भी लाइमलाइट में रहते हैं। अक्सर वो विपक्ष से लेकर सरकार तक गलत नीतियों का विरोध करने से पीछे नहीं हटते। वो अक्सर मौजूदा पॉलिटिक्स को भी आईना दिखाने का काम करते हैं। 2019 में उन्होंने कहा था कि सपना दिखाने वाले लीडर जनता को अच्छे लगते हैं, लेकिन जब वो सपने को पूरा नहीं करते तो जनता उन्हें पीटती भी है। इसलिए सपने वही दिखाएं जो पूरा कर सके। गडकरी के मुताबिक
जो वो बोलते हैं वो 100% पूरा करते हैं। अपने कटाक्षों की वजह से ही गडकरी और पीएम मोदी के बीच में हमेशा विवाद चलता रहता है। कंक्लूजन। तो दोस्तों, ये था भारत के विकास में नितिन गडकरी का योगदान। उनके ये विचार उनके स्पष्ट दृष्टिकोण, दृढ़ संकल्प, कार्यशैली और देश और समाज हित की दूरगामी सोच को प्रदर्शित करने का कार्य करते हैं, क्योंकि बेहतरीन सड़कें समृद्ध भारत का निर्माण करने का सबसे सशक्त और कारगर माध्यम है। सबसे बड़ी बात यह है कि आज देश की जनता की अदालत में केंद्रीय सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी की छवि ऐसी बन गई है कि वो जो कहते हैं उस पर अमल अवश्य करते हैं। देश में मतदाताओं के एक बहुत बड़े वर्ग का तो ये मानना है कि वर्ष 2024 में दोबारा नरेंद्र मोदी की सरकार बनती है तो नितिन गडकरी के द्वारा किए गए सड़क निर्माण के कार्यों का सबसे बड़ा योगदान होगा। हाँ जी गाइस, तो जैसा आप वीडियो देख रहे थे भाई, क्या बात है। नितिन गडकरी जी, उनकी अगर बात की जाए तो हम पहले भी बहुत उनकी रिस्पेक्ट करते हैं, क्योंकि भाई उनके साथ हमने बहुत सारे प्रोजेक्ट देखे हैं जो भाई कंप्लीट हो रहे होते हैं, और अगर पहला कंप्लीट हुआ नहीं होता और दूसरे का वो भाई बता देते हैं कि अगला ये स्टार्ट होने वाला है। और इतने ज़्यादा उन्होंने भाई प्रोजेक्ट कंप्लीट कर दिए हैं। देख लें कि वो इतने सालों से लगे हुए हैं कि ऐसे ऐसे प्रोजेक्ट थे जिनका भाई सोचा भी नहीं जा सकता था, और उन्होंने वो भाई ऐसे कंप्लीट करके एक बार दे दिए। और ऐसे भाई बदल रहे हैं चीज़ें, और इतने इतने प्यारे रोड बन रहे हैं, तो बहुत अच्छी बात है। देखो ना नितिन जी का, आपको वो स्टेटमेंट भी याद है वो कार वाला जो उन्होंने बोला था कि कार रोड पर चले और भाई चाय का कप रखाओ, ऐसे ऐसे चाय भी ना करे, ऐसे रोड बनाकर भाई देने हैं। और बिल्कुल भाई उन्होंने भाई बना रहे हैं, और ये आपके सामने है, इतने इतने प्यारे रोड, इतने समय से भी भाई बाहर हैं। सही बात है उनकी भाई, काफी एक अच्छी बात है जो कि मतलब कि वो एक उन्होंने सही बोला है कि जो एक नेता होते हैं ना, वो आपको सपने तो काफी दिखाते हैं, लेकिन जब वो सपने टूटते हैं तो आप मतलब उनको गाली भी देते हैं और उनसे एक तवक्को नहीं करते दोबारा कि ये ऐसी चीजें करेंगे। लेकिन नितिन जी भाई जो भी उन्होंने बोला है ना, वो कर कर भी दिखाया है। और आज देख लो भाई, हमने तो काफी एक रोडों पर वीडियो भी बनाई है, एक काफी लोग दिखाते भी हैं। RS लाइव की आप जाकर वीडियो देख लें, डेली रूटीन पर भाई कोई ना कोई एक वीडियो वो भाई लाते ही रहते हैं, और काफी एक इंटरेस्टिंग देखने वाली वीडियो होती है भाई। रोडों पर ये एक कंट्री होती है, अगर आपके रोड अच्छे हैं तो हर चीज ही अच्छी है भाई, कोई शक नहीं इसमें। नहीं बेसिकली आप देखें ना कि रोड ही किसी मुल्क की खूबसूरती में आम किरदार अदा करते हैं। देख लो कहीं किसी भी आप मुल्क में देख लें, सबसे पहले हम देखते हैं बिल्डिंग और रोड जो है ना जो बने होते हैं। तो इस विजन के तहत अगर देखा जाए तो भाई इंडिया में अब काफ़ी हद तक इस चीज़ के ऊपर वर्किंग जो है ना वो शुरू हुई है, क्योंकि वहाँ पे एक रश का भी मसला बहुत ज़्यादा था। लेकिन जब से ये एक्सप्रेस वेज स्टार्ट हुए ना, तो उस वक्त से लेकर अब जो है ना वो काफ़ी बेहतरी आई है ट्रैफिक, और उसके अलावा जो रोड है ना वो भी बहुत खूबसूरत। जिस तरह आप देख लें, सबसे बड़ा उन्होंने प्रोजेक्ट शुरू किया था दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस का। ये कोई छोटा प्रोजेक्ट नहीं, आपके सामने 8 लेन है, और जब वो कंप्लीट तकरीबन होने वाला है, आप देखना कि वो किस हद तक खूबसूरत है। बाकी अगर देखा जाए तो उन्होंने बिल्कुल ये सही बात की थी कि रोड पे जा रहे हो, गाड़ी में चाय का कप रखा होगा, ऐसे ऐसे भी नहीं होगा। तो वो बात उनकी ठीक है, क्योंकि आपको याद होगा कि एक यहाँ पे कोई गोरी आई थी, उसने जो है ना वो एक सफर किया था ऐसे पानी का गिलास रख के, तो वो उसने साबित भी ये चीज की थी हुई थी भाई। बाकी भाई डेली बेस के ऊपर 38 किलोमीटर जो है ना वो कंस्ट्रक्शन हो रही है रोड्स के ऊपर, तो उससे आप अंदाजा लगा लें कि किस हद तक इसके ऊपर वर्किंग हो रही है रोड्स के कंस्ट्रक्शन के ऊपर। बाकी भी छोटे एक्सप्रेस वेज जो उन्होंने मतलब बताए हैं, बेंगलुरु से मैसूरी, और उसके अलावा जो सबसे बड़ा जो खूबसूरत प्रोजेक्ट है ना वो भाई द्वारका एक्सप्रेस वे है। हाँ भाई, वो ऊपर नीचे ऐसे बनकर कंप्लीट होगा, उसमें हर तरह के फ्लाईओवर्स, हर चीज जो है ना वो आपको मिलेगी, तो कंप्लीट होना है भाई। हाँ, तो इस हवाले से आप देख लो कि जिस तरह उन्होंने मतलब हर साइड के ऊपर जो मतलब बॉर्डर के साथ जो सड़कें लगती है, पहले चाइना ने उस साइड के ऊपर स्टार्ट की थी, अब जो है ना वो इंडिया की तरफ से भी स्टार्ट है। मतलब उनका एक बहुत बड़ा विजन है, अगर आप देखें तो वो भाई इस चीज को आप देखना, जब 2026, 27, 28, 30 तक जो है ना वो आपको बहुत बड़ा चेंज नजर आएगा। बहुत सारी ऐसी चीजें
जो हमें नहीं नजर आती वो भी उस वक्त आपके सामने खुल के सामने आएंगी। बाकी भाई उनका जो इलेक्ट्रिक वाला विजन है ना वो भी एक कमाल का है। जाहिर बात है जो उस पोल्यूशन पर तो काफी एक वर्किंग हो भी रही है ऑलरेडी, इलेक्ट्रिक कारें भी चल रही हैं, बाइक भी और स्कूटरी भी हमने साइकिल भी हमने देखे, साइकिल भी देखे हैं जो ले electric। जाओ आप भाई। लेकिन उनका है कि देखो ना, अगर मतलब कि एक वो इस चीज पर लगे हैं तो उन्होंने इस चीज पर ही काम करना है, इस पर ही वर्किंग करनी है। अब जाहिर बात है, अब एक रोडों पर या एक डेवलपमेंट पर आप मतलब कि एक उस पर वो आपको मिला हुआ है तो आप उस पर ही काम करेंगे, उस इससे आपको नए नए आइडिया भी आएंगे और हर चीज़ एक नहीं आएगी। लेकिन आप देख लो इधर हमारे वो एक मूर्ख शेख रशीद है, वो होता तो रेलवे का है लेकिन वो हकीकी आज़ादी जंग लेने चला जाता है। तो उससे क्या है मतलब कि आपको तवक्को करेंगे। लेकिन भाई इधर पाकिस्तान में तो रोड ऐसे हमें मिलते ही नहीं भाई देखने को। सही बात है यार, ऐसे कौन से रोड नहीं, इन्होंने जस्ट एक मोटरवे बना दी हुई है और उसके ऊपर ही ये सारी जिंदगी सियासत भी कर रहे हैं और उसको ही लेके आगे चल रहे हैं। हालांकि वो एक ठीक है आपने बना दी, अच्छी बात है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उसके बाद आप हर चीज़ भूल जाएं। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस है उधर इधर में। लेकिन वहाँ पे जो भी वजीर है हमने देखे हैं, मतलब एक रेलवे मिनिस्टर के ऊपर आ जाए तो वो आए दिन आपको कोई ना कोई चीज़ दिखा रहे होते हैं। मतलब आए दिन एक नई वंदे भारत का इफ्तिताह हो रहा है, मतलब आगे आपके सामने बुलेट ट्रेन के ऊपर ट्रेन हो भाई रही है जल्दी और ऐसी मतलब ट्रेन आपके सामने आ रही हैं कि जिसका आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। और हम इतना मतलब आप देख लो एक दो लड़के ऐसे हैं जिनका जो काम ही जस्ट ये है कि उन्होंने ट्रेन के ऊपर व्लॉग्स, जो चीजें हो रही है ट्रेन के व्लॉग्स के ऊपर जस्ट वीडियो बनानी और उनकी वीडियो नहीं खत्म होती, ये अंदाजा आप सही लगा बात है भाई। तो हर वहाँ पे जो भी उसका भैया अपना अपना एक वर्क है उसके ऊपर वो काम कर रहे हैं। सियासत ठीक है चलती रहती है साथ, लेकिन जो आपको ड्यूटीज मिली हुई है कम से कम वो तो बंदा पूरा करे। तो भाई ये बिल्कुल एक कंस्ट्रक्शन मैन के नाम से इनका नाम अगर पड़ा है तो वो भाई बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई शक नहीं। आप देखो ना एक शुरू से उनकी कितनी हार्ड वर्किंग है, एक फेल हुए फिर मतलब कि उन्होंने ट्राई किया, फिर एक आस्ता आस्ता एक मतलब कि उनको हर चीज मिल गई वो जो वो चाहते थे। लेकिन शुरू से हम देख रहे थे कि उम्मीद नहीं थी कि आगे यार आप देखें कि वो जेट उतर रहे हैं भाई रोडों पर ही, आप देख ले कैसे इतने छोटे जेट उतर जाते हैं। हाँ तो बस अच्छा बनाओ तो भाई तभी उतरते हैं, नहीं तो हमारे जैसे इधर जो रोड है उस पर तो भाई ऐसे ही उन्होंने लगे जाना। तो उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट में अपनी राय का इज़हार जरूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।